दोस्तों स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस ना हो जाएं। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी बोले सीखने वालों के लिए पूरा ब्रह्मांड शिक्षक, हैप्पी टीचर डे। दोस्तों आज शिक्षक दिवस है। इस दिन सभी अपने शिक्षकों को याद करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड उन लोगों के लिए एक शिक्षक है जो सीखने के इच्छुक हैं। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड उन लोगों के लिए एक शिक्षक है जो सीखने के इच्छुक हैं, हैप्पी टीचर डे। पूरी दुनिया में शिक्षकों के सम्मान में यूनेस्को ने 1994 में 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाने का ऐलान किया था। यह एक ऐसा दिन है जब शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी को ज्ञान के जरिए रास्ता दिखाने वालों के प्रति विशेष सम्मान जाहिर किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि भारत में पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। भारत में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर, इन रूटों पर रोज मिलेगी फ्लाइट। हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है, उन्हें अब डोमेस्टिक रूट पर और अधिक उड़ानें मिल पाएंगी। इससे उनका सफर आसान हो जाएगा। किफायती सेवाएं देने वाली एयरलाइंस गो एयर ने ऐलान किया है कि वह शनिवार यानी कि 5 सितंबर से शुरू होने वाले अपने घरेलू नेटवर्क में 100 से अधिक नई उड़ानें जोड़ेंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उड़ानों में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, लखनऊ, नागपुर, वाराणसी, जयपुर, पटना, रांची, गुवाहाटी, चंडीगढ़, श्रीनगर, लेह और जम्मू से नए कनेक्शन शामिल होंगे। गो एयर को उम्मीद है कि 21 सितंबर तक उसकी परिचालन क्षमता कोविड-19 से पहले के 45% तक पहुंच जाएगी। वहीं 15 अक्टूबर तक परिचालन क्षमता बढ़कर 60% तक पहुंच जाएगी। इससे भी जरूरी ये है कि गो एयर 5 सितंबर से शुरू होने वाली किसी भी उड़ान को रद्द नहीं करेगी, जिससे कि ग्राहकों को परेशानी हो। अगर भविष्य में ऐसा होता भी है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहक को उनका पैसा रिफंड किया जाए। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पीएम किसान के हैं अगर आप मेंबर तो इस तरीके से और बढ़ा सकते हैं अपनी कमाई। इकोनॉमिक स्लोडाउन के बीच मोदी सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस कर रही है। किसानों को नए तरीके से खेती बाड़ी करने के लिए प्रेरित भी कर रही है। इसमें किसानों की सबसे बड़ी सिरदर्दी कीटनाशक से फसलों का बचाव है, जिससे कि खेती की लागत बढ़ जाती है। हालांकि कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर किसान पेस्ट मैनेजमेंट करे तो वह अपनी खेती की लागत 30 से 40% तक घटा सकता है। इस तकनीक को इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक खेती में कीट प्रबंधन के लिए जैविक तरीकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। IPM तकनीकों के इस्तेमाल से फसलों में मित्र कीटों का प्रभाव बढ़ जाता है। इससे फसल कम समय में अच्छी पैदावार देती है। इस तकनीक में 4 तरीके शामिल हैं। पहला खुद से नियंत्रण यानी कि खेतों से फसल के बचे हुए हिस्से को हटाना और मेड़ों को साफ करना। दूसरी तकनीक मशीन पर निर्भर है। तीसरी तकनीक है आनुवांशिक कंट्रोल और अंतिम तकनीक है जैविक नियंत्रण। इससे आपको पैदावार में कम लागत से ज्यादा मुनाफा मिलता है, वातावरण का प्रदूषण से बचाव होता है, केमिकल का इस्तेमाल घटेगा जिससे कि काफी पैसा बचेगा। दोस्तों आप भी अपनी खेती में इन तरीकों का उपयोग करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 1 नवंबर को अमेरिका में लॉन्च होगी कोरोना वैक्सीन। जाने भारत कितना करीब। कोरोना वायरस की महामारी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने की तारीख पक्की कर दी है। ट्रंप ने 1 नवंबर से अमेरिका में वैक्सीन लगाने का काम शुरू करने का दावा किया है। पूरी दुनिया को इनके नतीजे का इंतजार रहेगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में 3 वैक्सीन फेज 3 ह्यूमन ट्रायल के दौर में हैं और अप्रूवल का इंतजार कर रही है। दुनिया भर में कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर भाग रहा है। संक्रमण और मौतों के आंकड़े में तेजी बढ़ रही है। इस बीच अमेरिका में एक अच्छी खबर आई है कि वह कोरोना की वैक्सीन को 1 नवंबर को लेकर आ रहा है। ट्रंप ने वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए राज्यों से तैयार रहने को कहा है। ट्रंप सरकार ने अधिकारियों से 1 नवंबर तक अप्रूवल प्रोसेस तेज करने की गुजारिश की है। सूत्रों के मुताबिक अप्रूवल के बाद वैक्सीन सबसे पहले मेडिकल और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को दी जाएगी। इसके बाद कोरोना महामारी को लेकर ज्यादा खतरे में रहने वाले और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को दी जाएगी। इसके बाद बुजुर्ग मरीज, फिर दूसरे लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। राष्ट्रपति के मुताबिक 1 नवंबर को पहली डोज मुफ्त देने के कुछ हफ्ते बाद वैक्सीन की बूस्टर डोज भी मुफ्त दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस खबर से जहां कोरोना प्रभावित देश राहत महसूस कर रहे हैं, वहीं इसकी टाइमिंग को लेकर थोड़ा संदेह भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव से ठीक 2 दिन पहले वैक्सीन लगाने का अनाउंसमेंट किया है। ऐसे में बिना फेज 3 के रिजल्ट देखे जल्दबाजी में वैक्सीन लगाना कितना खतरनाक होगा, लोग इसे लेकर आशंकित हैं। भारत में भी कोरोना के बेकाबू होते मामलों के बीच वैक्सीन आने की अटकलें अब तेज हो गई हैं, लेकिन भारत में कोरोना की वैक्सीन आने में अगला साल लग सकता है। देश में वैक्सीन की रेस में 2 कंपनियां सबसे आगे हैं, जिसका ह्यूमन ट्रायल आखिरी
फेज में है। इनमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जाइडस की वैक्सीन शामिल है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि शौविक और मिरांडा को कोर्ट में पेश करेगी एनसीबी, ड्रग्स मामले में किए गए हैं गिरफ्तार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने आज रिया चक्रवर्ती के छोटे भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि शौविक, मिरांडा, जैद और काइजन इब्राहिम को मेडिकल परीक्षण के लिए साइन अस्पताल लाया गया। एनसीबी के ज्वाइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने इसकी जानकारी दी है। इन दोनों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले एनसीबी की केंद्रीय टीम ने रिया और सैमुअल के घर पर छापेमारी की। एनसीबी ने रिया को भी पूछताछ के लिए समन भेजा है। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत की मौत के मामले के तार ड्रग डीलरों से जुड़ने के बाद से आशंका व्यक्त की जा रही थी कि जल्द ही एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार से पूछताछ शुरू कर सकती है। ये आशंका शुक्रवार सुबह सच साबित हुई जब 6:30 बजे के आसपास एनसीबी की 2 टीमों ने अलग अलग रिया चक्रवर्ती और मिरांडा के घरों पर छापा मारा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि शौविक और मिरांडा से हुई पूछताछ में एनसीबी को रिया चक्रवर्ती के भी ड्रग्स से इस्तेमाल करने और खरीदने के सबूत मिले हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि सोमवार से होगी दिल्ली मेट्रो की शुरुआत। दिल्ली सरकार भी तैयार, जारी की गाइडलाइन। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली में मेट्रो सेवाओं को फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी की समीक्षा करने के लिए शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में बैठक की। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में ये तय हुआ कि भीड़भाड़ वाले मेट्रो स्टेशनों पर परिवहन विभाग अपनी इन्फोर्समेंट टीम यानी कि प्रवर्तन विंग तैनात करेगा। इसके अलावा सिविल डिफेंस वॉलंटियर भी तैनात होंगे। परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली मेट्रो की विभिन्न लाइनें 7 सितंबर से कार्यशील होने लगेंगी और 12 सितंबर तक सभी लाइनें पूरी तरह से खुल जाएंगी। कुल 3 चरणों में मेट्रो का परिचालन पूरी तरह से सुचारू हो सकेगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए सभी स्टेशनों पर ट्रेनों की आवृत्ति को विनियमित किया जाएगा। शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर मार्किंग भी की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में स्थित सभी स्टेशन बंद रहेंगे। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही केवल स्वस्थ व्यक्तियों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी। सैनिटाइजर यात्रियों के उपयोग के लिए हर प्रवेश द्वार पर उपलब्ध होगा। इसके साथ मास्क पहनना हर किसी के लिए अनिवार्य होगा। मेट्रो यात्रा के लिए फिलहाल टोकन इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। स्मार्ट कार्ड, कैशलेस रिचार्ज और आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि चाय बागान के 8 लाख श्रमिकों के खाते में 3000 रुपए जमा करेगी सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि असम सरकार ने गुरुवार को घोषणा की है कि वह चाय बागान के करीबन 8 लाख श्रमिकों के बैंक खाते में 15 नवंबर तक 3000 रुपए जमा करेगी। गौरतलब है कि असम में अगले साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। राज्य सरकार ने योजना के तहत वर्ष 2017-18 और 18-19 में चाय बागान श्रमिकों के बैंक खाते में 2500 रुपए जमा किए थे, लेकिन पिछले वित्त वर्ष में इसे रोक दिया गया था। वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि योजना 2019-20 में लागू नहीं हुई थी, लेकिन 2020-21 में इसे पूरा किया जाएगा। इसका लक्ष्य 8 लाख श्रमिकों तक पहुंचना है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि योजना की राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए श्रमिकों के खाते में जमा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये काम 15 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। शर्मा ने कहा कि चाय बागान क्षेत्रों में 120 नए माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण शुरू हो चुका है और इनमें अगले साल अप्रैल में कक्षाएं शुरू हो जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि सूरत हाल दिल्ली में दूसरे राज्यों के कोरोना मरीजों ने बढ़ाई है संक्रमण की रफ्तार। राजधानी के अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोविड मरीजों की संख्या में 2 सप्ताह में वृद्धि हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि करीबन 33% मरीज एनसीआर और अन्य राज्यों के रहने वाले हैं, जबकि कोविड इलाज के लिए करीबन 50% मरीज उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों से आ रहे हैं। इसलिए दिल्ली में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इससे अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। इन रोगियों के बढ़ने से 1 अगस्त से अब तक करीबन 1700 अतिरिक्त बेड भर चुके हैं। इस समय अस्पतालों में 4477 बेड भरे हुए हैं। इनमें से 1500 बेड पर दिल्ली से बाहर के मरीज भर्ती हैं। हालांकि राजधानी में अभी भी 65% से अधिक बेड खाली हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में 80% से अधिक मरीज दिल्ली से बाहर के हैं, जिसमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश से हैं। अधिकतर बड़े निजी अस्पतालों में सभी आईसीयू बेड भर गए हैं। इनमें से 70% पर दिल्ली से बाहर के मरीज हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। कार, बाइक समेत सभी कैटेगरी के व्हीकल्स होंगे सस्ते। सरकार ने कहा जल्दी होगी घोषणा। अगर आप कार, मोटरसाइकिल और स्कूटी समेत 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है। कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन से भारी दबाव और सुस्ती झेल रही भारतीय ऑटो इंडस्ट्री को केंद्र सरकार बड़ी राहत दे सकती है। दरअसल सरकार सभी तरह के व्हीकल्स पर जीएसटी रेट में 10% कटौती करने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि मिनिस्टर ऑफ हैवी
इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को कहा कि सरकार सभी तरह के वाहनों पर जीएसटी रेट में 10% तक कटौती करने की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मांग पर विचार कर रही है। सरकार इसकी घोषणा जल्द ही करने वाली है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बाइक, स्कूटर या फिर स्कूटी आदि की कीमतों में 10,000 रुपए तक की कटौती हो सकती है। अगर केंद्र सरकार जीएसटी की दरों को 28% से घटाकर 18% कर दे तो ये संभव है। बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ने ये बात कही है। बजाज ने कहा कि ऑटो सेक्टर में पहले से ही काफी दिक्कतें हैं। ऐसे में जीएसटी की दरों में कटौती से सेक्टर और ग्राहक दोनों का फायदा होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से ऑटो इंडस्ट्री की रफ्तार थम सी गई है। वहीं अब ऑटो कंपनियां फेस्टिव सीजन का पूरा फायदा उठाना चाहेंगी। फेस्टिव सीजन आने वाला है। दोस्तों अगर आप भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए फायदे की खबर हो सकती है। इस खबर पर आप अपनी राय जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा बोली, भर्ती निकले तो परीक्षा नहीं, परीक्षा हो तो रिजल्ट नहीं, रिजल्ट आ जाए तो नियुक्तियां नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एसएससी सीजीएल की परीक्षा, भर्ती और नियुक्ति को लेकर सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका ने कहा कि भर्ती निकले तो परीक्षा नहीं, परीक्षा हो तो रिजल्ट नहीं और रिजल्ट आ जाए तो नियुक्ति नहीं हो रही है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रियंका ने तुषांगी गुप्ता नाम की एक युवती का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि 2017 में एसएससी सीजीएल की भर्तियों में नियुक्ति नहीं हुई, 2018 में सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया, 2019 में सीजीएल की परीक्षा ही नहीं हुई और 2020 में एसएससी और सीजीएल की भर्ती नहीं निकाली गई। निजी क्षेत्र में छंटनी और सरकारी भर्तियों पर ताला लगने से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, लेकिन सरकार सच पर पर्दा डालने के लिए विज्ञापनों और भाषणों में झूठ परोस रही है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि आर पार के मूड में है जीतन राम मांझी। कहा कि लोजपा प्रत्याशियों के खिलाफ उतारेंगे उम्मीदवार। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए में वापसी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और लोजपा प्रमुख चिराग पासवान आर पार के मूड में हैं। मांझी ने कहा कि चिराग कहते हैं कि जहां जदयू प्रत्याशी होंगे वहां लोजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में जहां लोजपा के उम्मीदवार होंगे वहां हमारी पार्टी भी प्रत्याशी उतारेगी। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि एनडीए में तालमेल बिठाकर चुनाव लड़े तो देश और राज्य के लिए भी सही होगा, नहीं तो सभी के लिए मुश्किल हो सकती है। इससे पहले जीतन राम मांझी चेतावनी भी दे चुके हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने चला दलित कार्ड। एससी और एसटी की हत्या हुई तो परिजन को मिलेगी नौकरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा दलित कार्ड खेला है। उन्होंने अधिकारियों को ऐसा प्रावधान बनाने का निर्देश दिया है कि किसी अनुसूचित जाति या फिर जनजाति की हत्या हो जाने पर उसके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सतर्कता मीटिंग में आदेश दिया। अगर एससी एसटी परिवार के किसी भी सदस्य की हत्या होती है तो वैसी स्थिति में पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान बनाया गया है। सीएम नीतीश ने अफसरों से कहा कि तत्काल इसके लिए नियम बनाएं ताकि पीड़ित परिवार को लाभ दिया जा सके। बिहार के विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये फैसला काफी सोच समझ कर लिया है। दरअसल बिहार की राजनीति जातीय आंकड़ों के आधार पर तय होती है। आंकड़ों की बात करें तो दलित वर्ग राज्य की सत्ता की चाबी दिलाने में निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है, इसलिए नीतीश कुमार चुनाव से पहले ऐसे कदम उठा रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बिहार में टूट सकता है एनडीए, नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है एलजेपी, विकल्पों पर मंथन करेंगे चिराग पासवान। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, लेकिन अभी भी एनडीए में टूट की आशंका बनी हुई है। दरअसल एनडीए की सहयोगी लोजपा बिहार में नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। फिलहाल इस मुद्दे पर मंथन के लिए लोजपा ने सोमवार को अपनी बिहार संसदीय समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें कि विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में लोजपा की बिहार यूनिट के नेता और पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार पार्टी नीतीश सरकार से समर्थन वापसी और जदयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने के अपने विकल्प को लेकर मंथन कर सकती है। बीते कुछ समय में जदयू और लोजपा के संबंधों में करवाहट आई है और दोनों पार्टियों ने खुलकर एक दूसरे पर हमला बोला है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि चीनी विदेश मंत्री से 2 घंटे चली मुलाकात, भारत की 2 टूक, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं। भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह चीन के साथ संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर समझौता नहीं करेगा। जब तक लद्दाख में यथास्थिति बहाल नहीं की जाती तब तक सामान्य रूप से व्यापार नहीं हो सकता। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने एक कार्यक्रम में ये बयान दिया।
विदेश सचिव ने कहा कि हमने 1962 के बाद से इस तरह की स्थिति कभी नहीं देखी। पहली बार पिछले 40 वर्षों में सैनिकों की जान गई है। उन्होंने कहा कि भारत चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर एक तरफा कार्रवाई पर फैक्ट्स बदलने की कोशिश की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश सचिव श्रृंगला ने कहा कि हम कड़ाई से इसका सामना करेंगे और इसे रोकेंगे। जहां तक हमारा सवाल है तो हम संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं करेंगे। सरहदी इलाकों में जब तक अमन और चैन कायम नहीं होगा तब तक सामान्य रूप से व्यापार नहीं चल सकता। इससे द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ता है। हम लोग एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं, इसलिए हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहते हैं। हम संवाद के लिए हमेशा तैयार हैं। हमने बातचीत का रास्ता खुला रखा हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप बोले भारत और चीन के बीच स्थिति गंभीर, दोनों की मदद के लिए तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उन्हें अपना मित्र बताते हुए कहा कि वे काफी अच्छा काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बात चीन के संदर्भ में कही है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि ट्रंप ने कहा कि मौजूदा वक्त में चीन एक ऐसा देश है जिसकी चर्चा रूस से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि चीन ने जो काम किया है काफी बदतर है। ट्रंप ने एक बार फिर से कोरोना वायरस पर तंज कसते हुए इसे चाइना वायरस बताया है और कहा कि दुनिया को देखना चाहिए कि चीन ने वायरस को लेकर क्या किया। दुनिया में उसने 188 देशों के साथ क्या किया, इसे देखा जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि ट्रंप ने कहा कि यह स्थिति भारत और चीन की तनाव की स्थिति गंभीर है और हम भारत और चीन की मदद के लिए खड़े हैं। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो दोनों की मदद करने में हमें खुशी होगी। ट्रंप ने कहा कि भारत चीन तनाव के मुद्दे पर उनकी दोनों देशों के साथ बातचीत चल रही है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। दोस्तों, आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, विदर्भ और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, असम में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई है। कोंकण गोवा के दक्षिणी भागों, उड़ीसा और मेघालय में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। एक दो स्थानों पर तेज बारिश भी हुई है। मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और लक्षद्वीप में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम मानसूनी बौछारें दर्ज की गई हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा उत्तरी छत्तीसगढ़ पर भी एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। मध्य प्रदेश पर बना चक्रवाती सिस्टम उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ गया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिणी भारत में उत्तरी केरल के तटों के पास अरब सागर के ऊपर भी एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसे ही खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।